नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुए, नतीजे आए, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी समय जानकारी आई कि तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस पर आतंकवादी हमला हो गया और उसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, घेरा गया। उसके अगले दिन फिर जानकारी मिल गई कि एक और वारदात हो गई है और उसके अगले दिन भी, यानी लगातार 9 को, 10 को, 11 जून को रियासी में, कठुआ में, डोडा में, ये पूरा जम्मू संभाग का इलाका है और यहाँ पर अचानक 3 दिन लगातार हमले होना, ये शो करता है कि ये स्वाभाविक तो बिल्कुल नहीं है और नियोजित हमले हैं। तो किसकी तरफ से किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? हमारे जो भी सुरक्षा बल लगे हैं, लोकल पुलिस है, सीआरपीएफ है, राष्ट्रीय राइफल्स है, जितने भी वहाँ पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होती है, वो, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ के जो डीआईजी हैं, उनका बयान भी आया है कि हमारे पास कुछ इनपुट तो थे, इसलिए हमने जगह-जगह चेक पोस्ट लगाई थी। और ये सब कुछ जो हो रहा है, हालाँकि अ, हमारे सुरक्षा बलों ने भी, हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल जो लोकल जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उसने कार्रवाइयाँ की हैं, कई को मौत के घाट उतारा भी है, बहुत सारे अस्त्र-शस्त्र बरामद हुए हैं। पाकिस्तान में बनी हुई दवाइयों से लेकर के चॉकलेट और तमाम दूसरी चीज़ें बरामद हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ये सीमा पार से ही इधर आए थे। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो घाटी से ये जम्मू की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहा है आतंकवाद, और दूसरे ये कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद ये हुआ है। प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार नरेंद्र मोदी के द्वारा शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद हो रहा है या उसी समय शुरू हो रहे हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव आयोग से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ये एश्योर कर चुके हैं, संकेत दे चुके हैं कि सितंबर में जब हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, तब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा में लोगों ने लाइन लगा लगा करके वोटिंग की है और एक हिस्ट्री, एक 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 इतिहास क्रिएट किया है, हिस्ट्री क्रिएट की है। इतना हैवी पोलिंग जम्मू कश्मीर में आमतौर पर बहुत साल पहले हुआ तो हुआ हो, इधर के सालों में नहीं हुआ है। तो कहीं बौखलाहट तो नहीं है सीमा पार बैठे हुए जो भारत के दुश्मन हैं उनकी। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बहुत लंबी सेवाएं दी हैं, बहुत बेहतरीन सेवाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य साहब, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वैद्य साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैद्य साहब, सबसे पहला सवाल सबके ज़हन में एक ही है कि अचानक ये आतंकवादी वारदातें क्यों शुरू हो गई? तो क्या इसके पीछे मोटो है? क्या मकसद है? क्या कोई बौखलाहट है? जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आमतौर पर वोटिंग हुई है, वो कारण है या नरेंद्र मोदी की तीसरी बार निरंतरता में वापसी, इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? वजह क्या मानते हैं? बड़ी वजह क्या है? देखिए ओंकार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और आपके दर्शकों का। बहुत देखिए, स्वागत। मैं समझता हूँ जिस तरह की पोलिंग हुई कश्मीर में और पिछले 3 दशकों में इस तरह की पोलिंग नहीं हुई, जो ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया में नॉर्मल होती है 58-60%। तो 50% से ऊपर की पोलिंग और किस तरह से पोलिंग बूथ पे कश्मीर के उन इलाकों में जहाँ बिल्कुल 10%, 4%, 15% इतनी पोलिंग हुआ करती थी। वहाँ लाइनें लगी
औरतों की, बूढ़ों की और किस तरह से वो आपने देखा, सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। तो इससे लाज़मी था कि पाकिस्तान में हड़बड़ाहट मचेगी और वो मची। क्योंकि वो ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि एकदम नॉर्मल सी 370 के बाद पहली ये इलेक्शन थी और इस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स, जो डर का माहौल हम पिछले 30 सालों से कश्मीर में जनरली पोलिंग के दौरान देखते थे। हर आदमी डरता था कि मुझे टारगेट किया जाएगा अगर मैं वोट डालने जाऊँगा। वो इस बार देखने में नहीं आया। एक तो मुझे लगता है उससे हड़बड़ाहट हुई पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है और उन्होंने सोचा कि कुछ देखिए उनकी 35 साल की इन्वेस्टमेंट है यहाँ। वो इतनी जल्दी से जाने देने वाले नहीं हैं। उनको लगता है कि हम अपनी प्रेज़ेंस दिखाएँ और जिस तरह से आपने देखा कि इलेक्शन के दौरान एक नैरेटिव भी चला कि कश्मीर में हालात बिल्कुल बेहतर हो गए हैं और हुए भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये आप कश्मीर वैली घाटी को देखिए, तो वहाँ कोई भी पैरामीटर ले लें, उससे आप स्टैटिस्टिक्स देखें, उसी से पता चलेगा कि टेरर इंसिडेंट कम हुए, पत्थरबाज़ी 0 हो गई, लड़के जो जॉइन करते थे टेररिज़्म उनका नंबर कम हो गया। हाँ, फॉरेन टेररिस्ट अभी भी 60-70 डीजीपी प्रेज़ेंट के स्टेटमेंट के मुताबिक 60-70 टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर वैली में। लेकिन लोकल लड़कों का नंबर 2 फिगर में, 2 डिजिट में आ गया है। तो ये सारी चीज़ें और ऊपर से इलेक्शन के दौरान जो आपने देखा किस तरह के बयानबाज़ी पाकिस्तान से आई कि राहुल गांधी जी जीतने चाहिए, वो नहीं पाकिस्तान नहीं चाहता है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और बड़ी हीटेड इलेक्शन फॉट हुई और उसमें किस तरह से ऐसे बयानबाज़ी भी हुई कि हम घुसकर मारते हैं। तो नेचुरली पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि यहाँ मोदी जी या तो आएँगे नहीं और आए हैं तो बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में आएँगे। लेकिन वो जानते नहीं कि मोदी जी मोदी है और वो कमज़ोर स्थिति में नहीं है। आपने देखा पिछले कुछ दिनों की जो डेवलपमेंट है, वो उसी जोश-ओ-खिरोश से वो काम करने वाले हैं जिस तरह वो पहले कर रहे थे और इनफैक्ट उन्होंने अपने बयान में कई बार कहा है कि जो आपने 2 पिछले टर्म्स में देखा वो सिर्फ़ एक ट्रेलर था। अभी मैं बड़े यस। फैसले लेने वाला हूँ और आप देखिएगा कि किस तरह से वो फैसले होते हैं। तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ एकदम ये जो एस्केलेशन किया, पहला जो हादसा हुआ रियासी में, उसको देखिए किस तरह से ओथ टेकिंग सेरेमनी के साथ बिल्कुल टाइम किया गया। आपने देखिए लगभग 7 साढ़े 7 ये ओथ टेकिंग सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में थी प्राइम मिनिस्टर की 3rd टर्म की। तो ये सवा 6 साढ़े 6 ये इंसिडेंट रियासी का होता है, जहाँ यात्रियों की बस पर हमला होता है। ऑलमोस्ट उसके टाइमिंग इस तरह की थी और फिर जो उसके नेक्स्ट डे कठुआ में होता है एक नया ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करता है और किस तरह से डोडा में 2 इंसिडेंट होते हैं, वो जो एक ग्रुप पहले इन्फिल्ट्रेट हुआ, तो मैं उसकी बताता हूँ डिटेल किस तरह से ये सारा होता है। लेकिन जी। ये सारा मुझे लगता है उस नैरेटिव से जो बीजेपी ने चलाया यहाँ कि हमने कश्मीर के हालात को बेहतर कर दिया, हालात नॉर्मल हो गए। पाकिस्तान उस नैरेटिव को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनको ये नैरेटिव कि अमन पीस बिल्कुल आ गया है, ये उनके पेट में प्रॉब्लम दर्द करता है। तो उसको टर्न करने के लिए वो इस तरह के हादसे ज़रूर करेंगे और उन्होंने इसके लिए कश्मीर घाटी के बजाय जम्मू को चुना और वो क्यों चुना मैं उस पर भी आता हूँ, जी हाँ, क्योंकि जी हाँ। जम्मू एडवांटेज है। तो अब मैं पहले इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ, जो आपने देखा रियासी में इंसिडेंट हुआ, आप कुछ सालों से पिछले 10-15 सालों से जो शिवखोड़ी की श्राइन है, वो जो रियासी डिस्ट्रिक्ट जहाँ कटरा पड़ता है, जहाँ वैष्णो देवी की श्राइन है, वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसी डिस्ट्रिक्ट के एक दूसरे कोने पे शिवखोड़ी श्राइन पड़ती है भगवान शंकर की, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट से लगती है और आपने देखा पिछले साल डेढ़ साल में
राजौरी, पुंछ को काफ़ी डिस्टर्ब किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर से एलओसी का इलाका लगता है और वहाँ छुपने की काफ़ी जगह है, घना जंगल है, पीर पंचाल रेंज है, आप पर प्रेशर पड़ता है तब कश्मीर की तरफ भाग जाते हैं, पहाड़ियों में छुपने के लिए बहुत सारी गुफाएँ हैं और अगर आपको मौका लगे तो आप एलओसी दोबारा क्रॉस करके पाकिस्तान जा सकते हैं और आर्मी पर अटैक करके। तो आपने देखा कि एक एस्टीमेट के मुताबिक वहाँ अ, 20 से 25 टेररिस्ट 3-4 ग्रुप्स में ऑपरेट करते हैं और उन्होंने काफ़ी जिस तरह जंगल वारफेयर होता है, गुरिल्ला वारफेयर उस तरह के अटैक किए, एम्बुशेस किए आर्मी पर और आर्मी के मेरे ख्याल काफ़ी कैजुअल्टी हुई, कोई 30-35 के लगभग अगर पिछले साल, डेढ़ साल का लिया जाए और अभी कुछ महीने पहले एयर फोर्स के 2 जवानों को शहीद किया। वीडीसी पर अटैक किया। तो मुझे लगता है जो रियासी पर हमला हुआ है, ये वही ग्रुप है और इसमें अफ़गान ट्रेन्ड, बैटल हार्डन्ड जो ऐसे लोग हैं, जिनको वहाँ ट्रेनिंग दी गई है और उनको अमेरिकन वेपन दिए गए हैं। जो एम4 कार्बाइन जो अमेरिका छोड़ के गया अफ़गानिस्तान, उनके पास इतने आधुनिक हथियार हैं और उनको वो स्टील बुल पियर्सिंग बीपी पियर्सिंग बुलेट्स भी दी हैं, जो चाइना से प्रोक्योर करता है। तो ये सारी जो चल रहा है राजौरी पुंछ में उसको फ़ौज और पुलिस मिलकर कोशिश कर रही है। लेकिन उसमें दिक्कतें ये आ रही हैं, एक तो पहाड़ी इलाका है, घना जंगल है और हमने ये जम्मू रीजन जो है, इसको बहुत पहले अगर आपको याद होगा मैं उस वक़्त आईजी जम्मू था, 2004 से 2008 तो 7-8 के बाद वहाँ कोई जम्मू रीजन में कोई टेररिज़्म नहीं बचा था। इंसिडेंट जी, फ्री जम्मू रीजन मिलिटेंसी से टेररिज्म से फ्री हो गया था। तो पिछले 15 साल से जम्मू रीजन फ्री था। तो पिछले डेढ़ 2 साल से टारगेट किया जा रहा है जम्मू रीजन जिसमें इन्होंने सबसे पहले राजौरी पुंछ को चुना बिकॉज़ ऑफ ये एडवांटेजेस हैं उसके। तो दूसरा जम्मू रीजन को चुनने की और मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों जम्मू रीजन को चुना गया? एक तो जम्मू रीजन में हिंदू मुस्लिम दोनों किस्म की कम्युनिटीज़ हैं, अनलाइक कश्मीर, वहाँ 99% अब इस वक़्त मुस्लिम ही हैं। तो यहाँ हमेशा फिर कम्युनल सिचुएशन पैदा हो जाती है और वही इसी इरादे से जो उन्होंने अटैक किया यात्रियों पर, हमने देखा रघुनाथ मंदिर पर अटैक 2 बार पहले किया गया। इस तरह अमरनाथ यात्रा पर काफ़ी हमले किए। ये इस नीयत से करते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम फसाद हो और रेस्ट ऑफ इंडिया में बैकलैश हो, रेस्ट ऑफ इंडिया में हिंदू जो हैं जब उन पर हमला किया जाता तो वो लोग मुस्लिम पर अटैक करें और कम्युनल राइट्स हों, ये पाकिस्तान की हमेशा नीयत रहती है। तो एक जम्मू में ये एडवांटेज है। नंबर 2 एडवांटेज है कि यहाँ सड़कें बहुत कम है, कनेक्टिविटी बहुत कम है कंपेयर टू कश्मीर वैली। कश्मीर वैली बहुत बढ़िया कनेक्टेड है और कश्मीर वैली जो है वो प्लेन है। जम्मू रीजन सिर्फ डोडा, राजौरी, पुंछ ये सारा इलाका जो है वो किश्तवाड़ पहाड़ी इलाका है। वह एक गाँव इस पहाड़ी पे है, दूसरा गाँव उस पहाड़ी पे है। बहुत जी, जी। रगड टेरेन है। तो इसलिए यहाँ ये कम सिक्योरिटी फोर्सेस को दिक्कतें आती हैं। दूसरा तीसरा एडवांटेज उनको ये था कि यहाँ से फोर्सेस विथड्रॉ कर ली जब हालात बेहतर हो गए, आरआर के यूनिट, सीआरपी सब विथड्रॉ हो गई और वीडीसीज भी डिसयूज हो गई क्योंकि कोई काम नहीं था, सारे बेले हो गए। तो ये सारे एडवांटेज को देखते हुए इन्होंने फोकस करना शुरू किया जम्मू रीजन को। तो उसमें सबसे पहले राजौरी पुंछ और ये जो हमला किया है, ये राजौरी पुंछ के जो ऑपरेट कर रहे थे क्योंकि राजौरी से ये शिवखोड़ी की श्राइन रियासी डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो वहाँ इन्होंने ये मौका से चुना, देखा शायद रैकी प्रॉपर्ली करके इन्होंने उस पर हमला किया और टाइमिंग वही प्राइम मिनिस्टर की थी। जो आपने कठुआ में देखा, ये दूसरे दिन फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है, इसमें 2 से 3 टेररिस्ट आए हैं, जिसमें से आपने सुना वो एक जम्मू के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ कठुआ, सांबा, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये सारे लार्जली 99% हिंदू 90% हिंदू लोग हैं यहाँ। तो वहाँ ये ग्रुप अंदर आता है और वो एक गाँव में पानी माँगने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ के जी, जो लोग थे उन्होंने
उस घर वालों ने पानी देने से मना कर दिया और फ़ौरन पुलिस को अलर्ट कर दिया। पुलिस ने घेराबंदी की और उसमें एक सीआरपी का जवान शहीद हो गया और इसमें दोनों टेररिस्ट मारे गए। तो ये लगता है कि 2 दिन पहले ही ये कोई इन्फिल्ट्रेशन फ्रेश हुई है, जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर को बीएसएफ गार्ड करता है। एलओसी एरिया को आर्मी राजौरी पुंछ के इलाके को आर्मी गार्ड करती है। तीसरा जो आपने डोडा में इंसिडेंट देखे, ये आज से 15-20 दिन पहले एक ग्रुप जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 5-6 या 6-7 लोग हैं, जो क्रॉस किए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से या पंजाब से। वहाँ वहाँ से भी मुमकिन है, वहाँ से बैठ के गाड़ी में आ सकते हैं या इस कठुआ, सांबा, जम्मू वाले सेक्टर आईबी सेक्टर से क्रॉस किए हैं। और ये उधमपुर का बसंतगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से क्रॉस करके डोडा की तरफ जा रहे थे और वहाँ बीच में जो विलेज डिफेंस कमिटीज़ थी, उनके साथ इनका एनकाउंटर हुआ। उसमें एक वीडीसी के आदमी को इन्होंने शहीद किया। उसके बाद ये डोडा की तरफ चले गए, वहाँ इनके 2 ग्रुप हो गए, एक भद्रवाह की तरफ चला गया, एक डोडा की तरफ। ये जो कल आपने इंसिडेंट देखे जहाँ भद्रवाह में छत्रगला जगह के पास इन्होंने 2-3 टेररिस्ट ने अटैक किया है। एक आर्मी की और पुलिस की पिकेट थी जो रोड भद्रवाह से पठानकोट को जाता है। तो उस रोड पर ये पिकेट थी, उस पर इन्होंने अटैक किया, जिसमें 4-5 फौजी और 1 पुलिस वाला जख्मी हुआ या 2 पुलिस वाले। और दूसरा इन्होंने गंडोह में, डोडा में एक पुलिस के साथ एनकाउंटर में एक पुलिस वाले को सीरियसली जख्मी किया है, हमारा पुलिस का हेड कांस्टेबल। तो ये फ्रेश 15-20 दिन पहले ये अंदर आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अंदर आ गए हैं क्योंकि जम्मू रीजन में लोकल टेररिज्म नहीं है, लोकल मिलिटेंसी नहीं है। जो भी ये इंसिडेंट कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी अंदर आए हैं। तो एक तो जो अंदर आ चुके हैं, उनको न्यूट्रलाइज़ जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ऑपरेशन लॉन्च करके। कठुआ में जी, कर दिया है, डोडा वाले अभी बचे हैं। भद्रवाह डोडा वाले को मैं समझता हूँ जल्दी ही जेएंडके पुलिस और आर्मी और सीआरपी न्यूट्रलाइज़ कर देगी। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज राजौरी पुंछ है। राजौरी पुंछ हमें दिक्कतें फौज को दिक्कतें आ रही हैं। उधर कम्युनिकेशन वो जो है, वो नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। उनको इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन का पाकिस्तान ने दिया है, जिससे उनकी लोकेशन हमको नहीं मिलती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोकल लड़कों को इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा तजर्बे से मैं अपने से कह रहा हूँ। तो जी, हमने राजौरी पुंछ के लड़के बड़े बहादुर हैं। अच्छा वो अपनी बकरियाँ वहाँ चराते हैं, भैंसे चराते हैं, वो जंगल को जानते हैं, पगडंडियों को जानते हैं, छुपने की गुफाएँ कहाँ हैं वो जानते हैं। उनको एनरोल करना चाहिए एज़ अ एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर और आर्मी और पुलिस को इनका इस्तेमाल मे बी 500 हज़ार लड़कों को और उनका ये मैं समझता हूँ इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरा वहाँ प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की आ रही है। इनको एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं टेररिस्टों की मिल रही वरना हमारी फौज की फायर पावर और टैक्टिक्स की कोई मुकाबला नहीं है और जेएंडके पुलिस का भी बहुत तजर्बा है लेकिन इनको इंटेलिजेंस नहीं मिल पा रही एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही लेकिन कुछ लोग तो उनकी मदद कर रहे हैं अब इतने दिन तो आप सरवाइव नहीं कर सकते आप पाकिस्तान से आए 6 महीने का राशन तो नहीं ला सकते तो कोई ना कोई तो इनकी मदद कर रहा है ना यहाँ तो जो लोग बिल्कुल इनकी सही। मदद करें उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हीं की मदद से इनको ट्रैक डाउन करना चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरा मेरा ये पॉइंट है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जम्मू रीजन में लोकल मिलिटेंसी है नहीं अनलाइक कश्मीर, तो यहाँ इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए सिक्योरिटी जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, इसको और सख्त करने की ज़रूरत है, चाहे वो बीएसएफ की ज़िम्मेवारी है आईबी सेक्टर में, चाहे आर्मी की ज़िम्मेवारी है राजौरी पुंछ के एलओसी साइड में, तो उसको मैं समझता हूँ, इनको प्लग करना चाहिए ताकि और ऐसे लोग अंदर ना आए, पाकिस्तान अपने इरादों में कामयाब ना हो। वैसे अब अगर मैं सही हूँ तो पिछले 10 साल में आम तौर पर पर्यटकों को, तीर्थयात्रियों को इन्होंने निशाना नहीं बनाया। ये काफ़ी समय बाद हम देख रहे हैं तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया गया है। हालाँकि घाटी में कई जगहों पर टारगेटेड जो हिंसा हुई थी जिसमें गोलीबारी करके हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, वो एक कह सकते हैं।
लेकिन तीर्थ यात्रियों को निशाना क्यों बनाया गया है? ओम जी, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि यात्रियों को पहले नहीं टारगेट किया है। हाँ, या ये टूरिस्ट को टच नहीं करते हैं, मोस्टली नहीं करते हैं। एक आधा इंसिडेंट हुआ है, लेकिन टूरिस्ट इनको मालूम है कि कश्मीर की सारी जो कमाई होती है, उनके ज़रिए होती है। तो वो लोकल लोग इनके खिलाफ हो जाएँगे। तो टूरिस्टों को जनरली नहीं करते हैं। हाँ, यात्रियों को इन्होंने अमरनाथ यात्रा मैं जब डीजीपी था 2016 टू 18 2017 में एक अनंतनाग के बीच में श्रीनगर और अनंतनाग के बीच में एक बस को इन्होंने हाईजैक करके उस पर अटैक किया था, जिसमें गुजरात के बहुत सारे यात्री जख्मी हुए थे। इससे पहले भी अमरनाथ यात्रा पे 2-3 बार अटैक हुए हैं मेरे ख्याल 90s में भी और 2000 में भी। तो ये जो अटैक है शिवखोड़ी श्राइन के यात्रियों पर, ये इस इरादे से है ताकि हिंदू-मुस्लिम जो फॉल्ट लाइन है इंडिया की उसको एक्सप्लॉइट किया जाए और कम्युनल क्लैश हो, जो पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है, हिंदू-मुस्लिम फसाद हो, ये ज यहाँ झगड़े बने और मोदी जी के लिए इससे ज़्यादा बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या हो सकती है कि वो ओथ ले रहे हों और हिंदू मुस्लिम मुस्लिम फसाद हो जाए। तो लेकिन फॉर्च्यूनेटली ऐसा हुआ नहीं, उनके लिए अनफॉर्च्यूनेटली क्योंकि भारत के लोग समझते हैं पाकिस्तान की चाल। इसी इरादे से इन्होंने मंदिरों पर हमला किया, 2 बार रघुनाथ मंदिर पर किया, अक्षरधाम मंदिर पर किया, आपके अयोध्या में किया। तो ये मंदिरों पर हमले क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि बैकलैश और हिंदू जो है मुसलमानों को मारे। अच्छा ये बताइए, इटली रवाना होने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें अजित डोभाल साहब भी थे और तीसरी बार निरंतरता में डोभाल साहब को उन्होंने एनएस से भी जी, इटली रवाना होने से पहले डिक्लेयर कर दिया है कि वो तीसरी बार भी एनएस से रहेंगे। बहरहाल मेरा पूछना ये था कि हाई लेवल मीटिंग हुई है, जम्मू कश्मीर की ताज़ा जो ये हिंसा है इसी पर चर्चा हुई है। अमित शाह साहब को भी उन्होंने फ़ोन लगाया है, उनसे बात की है, जम्मू कश्मीर के एलजी से भी बात की है, मनोज सिन्हा से। और एक ये स्वर फिर से हमें सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी सुनाई पड़ रहा है कि साहब चूँकि हिंदू तीर्थ यात्रियों को टारगेट किया गया है, उनको अटैक किया गया है, तो ऐसे समय पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए। हमने उड़ी के बाद भी देखा है, पुलवामा के बाद भी देखा है, मोदी जी ने जवाब दिया है। और बीच में हालाँकि मिलिट्री को भी टारगेट किया, 2-3 घटनाएँ तो मुझे याद हैं कि उस समय मिलिट्री को टारगेट किया गया था। अब क्या आपको लगता है कि कोई सीमा पार जाकर के कार्रवाई हो सकती है? ये कोई देखिए आपने इलेक्शन में नैरेटिव देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने कई बार बोला कि हम अंदर घुस के मारते हैं, अमित शाह जी ने बोला। तो जब आप इलेक्शन में इस तरह से बोल रहे हो और इस तरह की अटैक्स होने लगे हैं, तो गवर्नमेंट कम्स अंडर प्रेशर टू रिस्पॉन्ड। गवर्नमेंट को जवाब देना बनता है। किस तरह से देंगे, अपनी चूज़िंग का टाइम और प्लेस होगा, वो भारत चुनेगा। लेकिन जहाँ तक मैं मोदी जी को समझता हूँ या जो हमारे डोभाल साहब हैं और होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी तो वो जो पाकिस्तान की गलतफ़हमी है, उसको बहुत जल्दी दूर कर देंगे और कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर होगा। किस फ़ॉर्म में होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ भारत ये है कि हर इंसिडेंट के बाद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हमें पाकिस्तान की कास्ट बढ़ानी है। अगर वो हमारे 2 सिपाही मारता है, हमें उनके 6 या 8 या 10 मारने हैं। तो अगर हम इस तरह की पॉलिसी नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान इसका फ़ायदा लेगा। तो मैं समझता हूँ, किसी न किसी किस्म का रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। अच्छा ये फ्रस्ट्रेशन तो है पाकिस्तान का, वहाँ की डीप स्टेट का, मिलिट्री का, आईएसआई का कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। लेकिन इस समय पाकिस्तान भी अपनी कई अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा है और पीओजेके में भी जिस तरह के प्रदर्शन हुए हैं,
महँगाई को लेकर के, टैक्सेस को लेकर के और जिस तरह से वहाँ पर उस प्रदर्शन को दबाने के लिए करीब 40 से ज़्यादा लोगों को मार डाला गया। वो एक समस्या है उनके सामने और वहाँ पर इन दिनों इंडिया की बहुत तारीफ़ भी हो रही है, यहाँ तक सुना गया है कि आप बॉर्डर खोल दो, हम तो इंडिया में मिलेंगे, हमें यहाँ मिल कुछ नहीं रहा है। तो उस पूरे प्रकरण से भी ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और कुछ दूसरे फ्रस्ट्रेशंस की वजह से इधर ये वारदातें शुरू कराई गई हैं। ओंकार जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। बिल्कुल, पाकिस्तान की अंदरूनी हालत बहुत खराब है। आपने देखा किस तरह टीटीपी उनकी फ़ौज को हिट करती है और उनकी कई जगहों पे उनकी रिट नहीं चलती है। बीएलए किस तरह से उनको हिट करता है और कई जगह पे बलूचिस्तान में उनका नहीं चलता, चाहे वो पख्तूनख्वा एरिया हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे क पीओके हो, कई जगह पे पाकिस्तान फ़ौज की रिट नहीं चलती। और जिस तरह के प्रदर्शन पीओके में देखे गए और लोग किस तरह से डिमांड कर रहे थे कि रास्ते खोलिए, हम लद्दाख जाएँगे। वहाँ का जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है और पीओके में किस तरह से उन्होंने अपने लोगों को गोलियों से भून डाला और 40 या 50 कितने लोगों को मारा, मुझे एग्ज़ैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन किस ब्रूटैलिटी से मारा, उस पर सरप्राइज़िंगली इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप रहती है। अगर हमारे कश्मीर में 2 आदमी मरते हैं तो हाहाकार पूरे दुनिया में हो जाती है जी, जी, जी। हिंदुस्तान ने ह्यूमन राइट वायलेशन कर दी है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज को फुल फ्रीडम है अमेरिका से और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से। वो जो मर्ज़ी करें, जिस तरह ब्रूटैलिटी से दबाएँ, वो दबाया उन्होंने। तो वहाँ उनकी अंदरूनी हालत बहुत खराब है। इनफैक्ट मैं पिछले प्रोग्राम में भी ये कह रहा था, ये जो सीज़ फायर किया है, सीज़ फायर का फ़ायदा असली पाकिस्तान को है, जो एलओसी पे, ठीक है? दोनों तरफ के लोगों को आराम मिलता है, मैं मानता हूँ। जब गोलाबारी चलती है तो उनकी लाइफ़ डिस्टर्ब होती है। लेकिन इसका एक्चुअली मुझे लगता है पाकिस्तान ने टैक्टिकली अपने फ़ायदे के लिए ये सीज़ फायर किया है। इन्फिल्ट्रेशन तो वो कर रहे हैं। आज सारी जो सिचुएशन जम्मू रीजन में बनी है, रजौरी, पुंछ हो, कठुआ हो, डोडा हो, इन्फिल्ट्रेशन तो आज भी कर रहे हैं। तो सीज़ फायर का तब फ़ायदा कि अगर इन्फिल्ट्रेशन वो ना करें, वो तो करे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनको ट्रूप्स चाहिए अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे, उनको ट्रूप्स चाहिए टीटीपी से और बीएलए से लड़ने के लिए, इसलिए उन्होंने सीज़ फायर किया है। तो इसको जितना जल्दी हो भारत की फ़ौज को मैं मेरे समझ के मुताबिक तोड़ देना चाहिए। अच्छा, मैं जनरल वीपी मलिक का एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी चैनल पे, तो वो कह रहे थे कि जो हालात इस समय हैं, उसके मद्देनज़र भारत को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने में अभी जल्दबाज़ी नहीं दिखानी चाहिए। सितंबर में जो एक आवाज़ सुन रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ शायद जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव करा दिए जाएँगे। तो अगर हम इन 2-3 घटनाओं को छोड़ दें, तो आम तौर पर तो इधर शांति है और लोकसभा चुनाव भी बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी बड़ी घटना के निपट ही गए हैं। तो ऐसे में ये सुझाव देना प्रैक्टिकली ठीक है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसमें ये एक तथ्य तो है कि ये प्रचारित किया जाएगा कि भारत जो है वो डर गया है या इसके गलत मैसेज जाएँगे अगर हमने चुनाव टाले? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि सितंबर से पहले-पहले इलेक्शन करवानी है। दूसरा अगर आपको याद होगा 96-97 में हमने पार्लियामेंट और असेंबली की इलेक्शन करवाई थी जब पीक मिलिटेंसी थी। उसके बाद 2002 में जब पीक टेररिज्म था, हाईएस्ट टेररिज्म पिछले 30 सालों में 2001 एंड 2 में था। उस पीरियड में भी हमने असेंबली इलेक्शन करवाई। ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है। हम जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड है वो आराम से इस चीज़ को करवा सकते हैं और इट एक्चुअली अमाउंट्स टू गिविंग इन। वो तो पाकिस्तान चाहता ही है कि लोगों में दोबारा दहशतगर्दी फैलाई जाए, लोगों में जो डर का माहौल है, जो उनका डर का माहौल 370 हटने के बाद कम हुआ है और उन्होंने इतने नंबर्स में आके पार्लियामेंट में इलेक्शन में हिस्सा लिया, इतनी हाई परसेंटेज पोलिंग हुई, वो तो चाहते हैं कि इनफैक्ट उसी से इसकी घबराहट हुई है, तभी ये टेरर इंसिडेंट। तो क्या हम पाकिस्तान के
इन हादसों से घबरा कर इलेक्शन नहीं कराएँ, तो ये मैसेज क्या भेजेगा? मैं बिल्कुल, जनरल बीपी मलिक से थोड़ा डिफर करता हूँ इस मामले में, हालाँकि उनका इंटेंशन होगा कि सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन किया जाए, फाइन। बट मेरा तजुर्बा कहता है, हमने इससे डिफिकल्ट कंडीशन में इलेक्शंस करवाई हैं, इलेक्शंस होनी चाहिए, उससे लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, उससे टेररिज़्म में भी लोगों की बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट रिज़ॉल्व करती है और टेररिज़्म में कमी आती है। ये हमारा तजुर्बा रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकना नहीं चाहिए, उससे फ़ायदा ही होता है सिचुएशन में और वो ज़रूर करनी चाहिए, ये मेरा मानना डॉक्टर एसपी वैद्य साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की आपने। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।